बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे अनसॉर्ट सीरीज की। मैंने आपके लिए अग्रवाल अनसॉर्ट सीरीज ली है और इससे मैं स्टार्ट करूंगी। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चला करिए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चला करिए, चल नहीं सकते हैं तो धीरे धीरे चला करिए और अगर धीरे धीरे नहीं चल सकते हैं तो रेंग कर चला करिए, लेकिन चला जरूर करिए। इससे तात्पर्य है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो है अनसॉर्ट सेट सीरीज ऑफ बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी के अनसॉर्ट सेट सीरीज लेनी है और सबसे पहले हम अग्रवाल, क्योंकि बहुत ज्यादा अग्रवाल बहुत प्रोमिनेंट है इसलिए इससे स्टार्ट करेंगे। वर्ष इसका 2020 है। सेट नंबर पीछे से स्टार्ट होगा। सेट नंबर है 7, सेक्शन सी एनपी। तो जो लोग भी इसे देखना चाहें एनपी सेट सीरीज मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 9 के का की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होगा। तो देखिए बौना पौधा पूछा गया है आपसे, ठीक है, बौना पौधा पूछा गया। इसको आप एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो लंबा पौधा होता है शुद्ध लंबा वो होता है टी, ठीक है, और हाइब्रिड जो होता है अगर हम संकर की बात करें, संकर लंबे कितने होते हैं टी। आपसे पूछा गया है बौना पौधा, तो इसका बौना पौधा क्या हो जाएगा स्मॉल टी। तो आपसे जो एक प्रश्न पूछा गया कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जो लक्षण होता है वो क्या होता है टी होता है। वो क्या होता है टी होता है। अगर हम आगे की बात करें तो खा की, तो देखिए खा क्वेश्चन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया था। तो देखिए आपको एलिमिनेशन रूल आना चाहिए और इस एलिमिनेशन रूल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन, तो सबसे पहले आप देखिए जैसे इथोलॉजी दिया गया है, तो इथोलॉजी जो होता है वो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। बायोलॉजी जीवों का अध्ययन कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो है क्या बच्चों, वो है पैलियोऑन्टोलॉजी। पैलियोऑन्टोलॉजी, ठीक है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है, पैलियोऑन्टोलॉजी में किया जाता है। आपसे पूछा गया घेंगा रोग का नियमन क्या होता है। देखिए घेंगा रोग जिसे सिंपल गॉइटर भी कहते हैं, ठीक, इसका नियमन देखो बच्चों थायरॉक्सिन इसका आंसर होगा, ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इसका जो नियमन है, इसका रेगुलेशन है वो थायरॉक्सिन के द्वारा होता है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। सिर्फ स्पेसिफिक पूछ रहा है कौन सी क्रिया जंतुओं में पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए आपको दिया श्वसन, ठीक है, सिर्फ केवल जंतुओं में पाई तंत्रिकीय नियंत्रण वृद्धि। तो इसका आंसर जो होगा वो हार्मोनी नियंत्रण होगा, क्योंकि जो हार्मोनी नियंत्रण है वो केवल जंतुओं में पाई जाती है और इस हार्मोनल नियंत्रण के ही फलस्वरूप बहुत सारी जैविक क्रियाएं जीव शरीर में होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है, तो वो होती है हार्मोनल नियंत्रण। वो कौन सी होती है, हार्मोनल नियंत्रण। अगर हम आगे की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट से क्या बनाते हैं। तो ये जो ईस्ट से क्या बनाते हैं, देखिए ग्लूकोज का जो अणु होता है C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होगी तो ये टूटेगा 2C2H5OH में, ठीक है, 2CO2 में, एंड हमको कुछ कैलोरी एनर्जी मिलेगी 21 से 20 kcal एनर्जी मिलती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है अनॉक्सी श्वसन का।
ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं अनऑक्सीशोषण का, और जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है। तो ये इसका आंसर हमें बताना है कि अनऑक्सीशोषण की क्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और ग्लूकोज का जो विघटन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और एथिल अल्कोहल 2CO2 और 21 और से 28 KCl की ऊर्जा मिलती है। अगर हम आगे की बात करें तो देखिए 10वें का खा जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, इसका वर्णन कीजिए। देखिए पाचन में अम्ल की सबसे पहली जो भूमिका होती है कि अम्ल यानी कि जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, ये भोजन को, किसको, भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन होता है अम्ल का, वो भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज करेगा। जब कोई चीज अम्लीय माध्यम में चेंज होती है तो वो गलाने का कार्य करती है, जिससे जो भोज्य पदार्थ होंगे मोर लिक्विडिफाइड होंगे, ज्यादा तरलीकृत होंगे, और ये ज्यादा तरलीकृत होंगे तो पाचन की क्रिया में ज्यादा सहायता करते हैं, मतलब अच्छी प्रकार से पाचन हो सकता है। इसलिए पहले अम्लीय माध्यम बदलता है, उसके बाद क्षारीय माध्यम में बदलता है। अगर हम आगे की बात करें तो इसके आगे के देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संवहन कैसे होता है और कहाँ से होता है। तो 10वें का गा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पादपों में देखिए जितने भी पादप हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो पादपों में जो जल का संवहन है, अगर हम जल बोले तो जा से जल और जा से जाइलम, तो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है। इसी तरीके से अगर हम भोज्य पदार्थ की बात करें तो भोज्य पदार्थ में, ठीक है, इसे बोलते हैं फूड, इसे क्या बोलते हैं, फूड। तो ये क्या होता है, फ्लोएम। बस यही फॉर्मूला है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। और ये होता है वेस्कुलर बंडल। क्या होता है बच्चों, वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल इज इक्वल टू जल जाइलम, यानी कि जब जल के ट्रांसपोर्टेशन की बात आएगी तो जाइलम काम करेगा। भोज्य पदार्थों को सेल टू सेल अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो फ्लोएम काम करेगा। और ये क्या, डाउन से अपवर्ड, मतलब रूट से लेकर के पूरे पार्ट में जाते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो इतनी बात आपको जाइलम और फ्लोएम में लिखनी कि कैसे खनिज लवण का संवहन होता है। तो इस जाइलम के द्वारा खनिज लवण का, ठीक है, हमने दोनों बात यहाँ बता दी, खनिज लवण का, आयन का, ठीक है, जल का जाइलम के द्वारा या जाइलम ऊतक के द्वारा संवहन होता है। आगे देखिए, अगर हम बात करें आगे की तो देखिए 10वें का गा जो क्वेश्चन है, ठीक है, गा हो गया है। 11वें का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आकृति, आकार तथा रंग रूप में भिन्नता होने के बावजूद सभी मानव एक ही जाति में रखे गए हैं, क्यों। तो ये बात समझिए। देखिए 11वें का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। 11वें के का कह रहा है कि आकृति एवं आकार में भिन्न होने के बावजूद भी सभी मानव एक ही जाति में रखे गए। देखिए जो हमारा जीन होता है, ठीक है, जो हमारा जीन होता है वो बच्चों डीएनए से मिलकर बना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डीएनए, और डीएनए किससे मिलकर बने, गुणसूत्र से, ठीक। गुणसूत्र क्या है, ये गुणसूत्र सब में समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, ध्यान समझिएगा, समान होते हैं, ठीक है। इन डीएनए की सीक्वेंसिंग यानी कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर या क्षार कहते हैं, क्षार कि हर बार जो क्रम होता है उसकी सीक्वेंसिंग होती है वो अलग अलग होती है। सभी मानव में सीक्वेंसिंग क्या होती, अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी जीव की जो संरचना है, आकार है, रंग है, रूप है, वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, लेकिन ये एक ही जाति में रखे जाते हैं क्योंकि इनका जीन, डीएनए, गुणसूत्र क्या होता है, समान होता है। बात समझिए कि किसी भी जीव का जीन, डीएनए, गुणसूत्र समान होता है लेकिन इनके नाइट्रोजनस बेस अलग अलग होते हैं। तो इसमें
क्या होता है, इनके सीक्वेंसिंग, इनके क्रम हर बार अलग होते हैं, जिससे जीवों की संरचना, आकार, रंग और रूप अलग होता है। इन्हें एक जाति में से लगते हैं क्योंकि इनके गुणसूत्र और जीन डीएनए समान होते हैं। आगे देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्ण, आपसे प्राकृतिक वर्णवाद पे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी पुस्तक थी और इन्होंने इसमें प्राकृतिकवाद या दर्पणवाद को दिया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करता है और इस जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रहता है जो जीवन संघर्ष करेगा, अर्थात प्रकृति इसका चयन करती है। देखिए, डार्विन ने बताया था कोई भी जीव जीवित रहने के लिए क्या करेगा बच्चों, संघर्ष, ठीक। और उस संघर्ष में वही जीव क्या होंगे, जीवित होंगे, जो क्या करेंगे, जीवन संघर्ष करेंगे, ठीक है, जीवन संघर्ष करेंगे, ठीक। जीवन संघर्ष के फलस्वरूप प्रकृति इसका क्या करती है, चयन करती है, प्रकृति इसका चयन करती है। चयन के फलस्वरूप किसी भी जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं वातावरण के अगर अनुकूल होती हैं, वातावरण के अगर अनुकूल होती हैं तो जीव क्या करता है, जीवित रहता है, जीव जीवित रहता है, जीवित रहता है। और अगर अनुकूल नहीं होती हैं तो मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो वातावरण के अनुकूल अगर परिवर्तन होगा तभी ये जीवित रहेंगी और जीवित होने के फलस्वरूप इनमें क्या आती है बच्चों, विभिन्नताएं आती। क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं, ठीक। और ये वंशागति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रही तो नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जाति की उत्पत्ति या विकास होता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में दी थी। ये इनकी पत्रिका का नाम है, ठीक है। इसने बताया था कि कोई भी जीव, ये मैंने 4 इनके नियम है, इनको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, अर्थात वही जीव जीवन संघर्ष में जीवित रहेगा जो इसके प्रति क्या करेगा, संघर्ष करेगा, जिससे जीव जीवित रहते हैं, ठीक है। इस जीवन संघर्ष में प्रकृति इसका चयन करती है। प्रकृति के चयन के फलस्वरूप वही जीव उत्पन्न होते हैं जो संघर्ष करेंगे, जिसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नताओं के बाद वही जीव जीवित रहेंगे जो वातावरण के अनुकूल होंगे, तो वही जीवित रहते हैं। और जो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं वो मृत्यु हो जाते हैं। इन जीव के वातावरण के फलस्वरूप जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं और इससे नई जाति का विकास होता है और ये पूर्वज जातियों से बहुत भिन्न होती हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वर्णवाद, चयनवाद या नेचुरल सिलेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन का बटन दबाए रखें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।